आज की इस कहानी का मूल एक बहुत ही अनोखा और कीमती पीला हीरा है जिसे द मून स्टोन कहते हैं। ये कहानी सिर्फ एक चोरी के बारे में नहीं है, बल्कि इंसानी रिश्तों, रहस्यों और इंसाफ की खोज पर भी रोशनी डालती है। इस हीरे का इतिहास बहुत पुराना है और इसकी शुरुआत सालों पहले भारत में होती है। ये हीरा हिंदू लोगों के लिए बहुत पवित्र है और इसे भगवान का माना जाता है। इसकी रक्षा सदियों से 3 सन्यासी या ब्राह्मण्स करते आ रहे हैं। उनका एक ही मकसद है, हीरे को हर तरह के खतरे से बचाना और उसे उसके असली मंदिर में सुरक्षित वापस लाना। माना जाता है कि जो भी विदेशी इस हीरे को चुराने की कोशिश करेगा, उसके ऊपर एक श्राप आ जाएगा और उसके साथ हमेशा बुरा होगा। साल 1799 में जब भारत पर अंग्रेजी हुकूमत का जोर था, सेरिंगपाटम में एक बहुत ही घमासान लड़ाई हुई। इस लड़ाई के दौरान एक अंग्रेजी अफसर कर्नल हर्न कैसल ने जोर जबरदस्ती से इस पवित्र हीरे को मंदिर से चुरा लिया। चोरी करते समय उसने 3 सन्यासियों को देखा जिन्होंने कसम खाई कि वो इस हीरे को उससे और उसके परिवार से वापस जरूर लेंगे। कर्नल हर्न कैसल ने हीरा तो चुरा लिया, लेकिन इसके श्राप का असर उसके ऊपर तुरंत दिखने लगा। वो हमेशा बेचैन और गुस्से में रहता था और उसका स्वास्थ्य भी खराब रहने लगा। जब उसकी मौत पास आई तो उसने एक आखिरी अजीब काम किया। वो अपने परिवार से, खासकर अपनी बहन से बहुत नफरत करता था। उन्हें परेशान करने के लिए उसने अपनी वसीयत में लिखा कि मूनस्टोन उसकी भांजी रेचल वैरेंडर को उसके 18वें जन्मदिन पर तोहफे में दिया जाए। उसने ये भी साफ लिखा कि वो ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि उसका परिवार इस हीरे के श्राप से परेशान हो। कहानी का मेन हिस्सा रेचल के जन्मदिन से शुरू होता है। उसके जन्मदिन पर लेडी वैरेंडर, रेचल की मां ने अपना घर, जो कि यॉर्कशायर में था, एक बहुत बड़ी पार्टी रखी। इस पार्टी में घर का वफादार और पुराना नौकर गेब्राइल भी शामिल था। वहां रेचल के 2 कजन्स भी थे। एक था फ्रैंकलिन ब्लेक, जो रेचल से दिल से प्यार करता था, और दूसरा था गॉडफ्रे, जो सबके सामने बहुत ही सच्चा और शरीफ दिखता था। पार्टी में सब लोग कर्नल हर्नकेसल के हीरे के बारे में सुनकर बहुत उत्सुक थे। जब हीरा एक सुरक्षित डिब्बे में रेचल के सामने लाया गया तो सब उसकी खूबसूरती को देखकर दंग रह गए। रात को हीरे को रेचल के कमरे में एक छोटी अलमारी में रख दिया गया और उसकी चाबी रेचल ने अपने पास रख ली। सुबह जब सब उठे तो पता चला कि अलमारी का दरवाज़ा खुला है और द मून स्टोन गायब है। पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। इस चोरी की जांच के लिए इंग्लैंड के सबसे मशहूर डिटेक्टिव सर्जिएंट कफ को बुलाया गया। उसने जांच शुरू की और तुरंत 3 लोगों पर शक किया। 3 हिंदू सन्यासी। वो पार्टी से पहले कलाकार के भेस में घर के आसपास घूमते हुए देखे गए थे। उनका मकसद मूनस्टोन को वापस ले जाना था। दूसरा रोसन्ना। वो एक नौकरानी थी जिसका इतिहास चोरी का था। जब चोरी हुई तो वो अजीब हरकतें करने लगी और बहुत डरी हुई दिखने लगी। सर्जिएंट कफ को उस पर सबसे ज़्यादा शक था। तीसरी थी रेचल। रेचल खुद सबसे ज़्यादा अजीब व्यवहार करने लगी। वो जांच में बिल्कुल भी मदद नहीं कर रही थी और फ्रैंकलिन ब्लेक से बहुत ही रूड व्यवहार करने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि उसे पता है कि चोर कौन है, वो उसे बचा रही है। इस बात से फ्रैंकलिन ब्लेक बहुत दुखी हो गया। वो रेचल को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे बात भी नहीं कर रही थी। फ्रैंकलिन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ऐसी क्या गलती की है। द मूनस्टोन की चोरी के बाद जांच आगे बढ़ती है और डिटेक्टिव सर्जिएंट कफ का पूरा ध्यान नौकरानी रोसन्ना पर चला जाता है। सर्जिएंट कफ ने जांच करते हुए दरवाजे पर लगे हुए एक दाग को देखा। उसे लगा कि यह दाग उस कपड़े का है जो चोर ने पहना था और चोर ने हीरा चुराने के बाद दरवाजे से रगड़कर उसे बंद किया होगा। कफ का शक रोसन्ना पर और गहरा हो गया। उसको लगता था कि रोसन्ना ने हीरा चुराया है, लेकिन वो उसे किसी को देने वाली थी, शायद उस आदमी को जिससे वो प्यार करती थी। कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है जब एक और नौकर पेनेलोप रोसन्ना को एक अजीब हरकत करते हुए देखती है। रोसन्ना एक फटा हुआ कपड़े का टुकड़ा छुपा रही थी। पेनेलोप ने उस कपड़े को ले लिया और उससे छुपा दिया। रोसन्ना बहुत परेशान हो गई और उसने उस टुकड़े को ढूंढने की बहुत कोशिश की। इस घटना से सबका शक रोसन्ना पर और भी पक्का हो गया। इसके बाद रोसन्ना का अजीब व्यवहार और बढ़ गया। वो अकेली रहने लगी और फ्रैंकलिन ब्लेक के पीछे छुप छुप कर जाने लगी। उसकी हरकतें ऐसी थी जैसे वो फ्रैंकलिन से बहुत गहरा प्यार करती है, लेकिन कुछ राज भी है जो वो बताना नहीं चाहती। एक दिन रोसन्ना अचानक गायब हो गई। सब लोग उसे ढूंढने लगे।
आखिर में सबसे दुख भरी खबर आई। रोसन्ना का शरीर समंदर के पास एक बहुत ही खतरनाक दलदल में मिला। उसने खुदकुशी कर ली थी। उसके हाथ में एक नोट था जो उसने फ्रैंकलिन ब्लेक के लिए लिखा था। उस नोट में रोसन्ना ने लिखा था कि वो फ्रैंकलिन से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसने बहुत ही गलत काम किया और वो अब जिंदा नहीं रह सकती। उसने साफ लिखा था कि मूनस्टोन उसने नहीं चुराया था, लेकिन वो जानती थी कि असली चोर कौन है। उसने चोर को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा राज अपने साथ दलदल में लेकर चली गई थी। उसने फ्रैंकलिन के लिए एक और संदेश छोड़ा था, जिसे उसने एक जगह छुपा दिया था। अब सबके सामने एक नया राज था। असली चोर रोजन्ना नहीं थी, तो फिर कौन था? रोजन्ना ने क्यों खुदकुशी की और वो किसको बचा रही थी? ये सब सवाल थे जिनके जवाब फ्रैंकलिन ब्लेक को ढूंढने थे। रोजन्ना की मौत से फ्रैंकलिन का दिल टूट गया और वो नए सुराग को ढूंढने निकल पड़ा। वो जानता है कि रोसन्ना ने चोरी नहीं की थी और वो ये भी जानता है कि रोसन्ना ने एक सुराग छोड़ा था। फ्रैंकलिन उस सुराग को ढूंढने निकल पड़ता है ताकि वो असल चोर का पता लगा सके और रेचल से अपनी नफरत की वजह जान सके। फ्रैंकलिन रोसन्ना के छोड़े हुए संदेश के हिसाब से दलदल के पास जाता है जहां रोसन्ना ने खुदकुशी की थी। वहां उसे एक डिब्बा मिलता है जिसमें एक और चिट्ठी और एक कपड़े का टुकड़ा होता है। चिट्ठी में रोसन्ना ने लिखा था कि उसने असल चोर को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा राज छुपाया था। उसने चोर का वो कपड़ा चुराया था जो उसने चोरी के वक्त पहना था और उस कपड़े पर कुछ दाग लगे थे। रोसन्ना ने हीरे को नहीं बल्कि उस कपड़े को दलदल में छुपा दिया था ताकि वो दाग किसी को ना मिल सके। फ्रैंकलिन रोसन्ना के बताए हुए कपड़े को ढूंढ निकालता है। अब उसके पास एक और मुश्किल थी। वो ये नहीं जानता था कि ये कपड़ा किसका है और उस पर कैसा दाग है। इसी दौरान फ्रैंकलिन को एक और अजीब बात याद आती है। जब मूनस्टोन की चोरी हुई थी तो उस रात उसे कुछ भी याद नहीं था। उसने सोचा कि शायद वो बीमार था या घबराहट में था। जब वो डॉक्टर कैंडी से मिलता है जो उस जन्मदिन की पार्टी में मौजूद थे, तो डॉक्टर कैंडी एक बहुत बड़ा राज खोलते हैं। डॉक्टर कैंडी बताते हैं कि उस रात फ्रैंकलिन को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए उन्होंने उसे थोड़ी सी ओपियम दी जिससे फ्रैंकलिन को थोड़ा नशा हो और उसे नींद आ जाए। ये सुनकर फ्रैंकलिन के दिमाग की बत्ती जल जाती है। जब वो ओपियम के नशे में था तो उसने ही मूनस्टोन को रेचल के कमरे से चुराया था। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, इसलिए उसे याद ही नहीं था कि उसने क्या किया। उस रात रेचल ने उसे हीरा चुराते हुए देख लिया था, इसीलिए रेचल ने फ्रैंकलिन से बात करना बंद कर दिया था। वो उससे नफरत नहीं करती थी, बल्कि अपने प्रेमी को चोर के रूप में देखकर उसे बचाना चाहती थी। उसने सोचा कि अगर वो चुप रहेगी तो पुलिस फ्रैंकलिन को कभी नहीं ढूंढ पाएगी। रोसन्ना ने भी फ्रैंकलिन को चोरी करते हुए देखा था और इसीलिए उसने फ्रैंकलिन को बचाने के लिए वो दागदार कपड़ा चुराया और खुदकुशी कर ली। अब कहानी में सारे राज खुल गए थे। फ्रैंकलिन ब्लेक ही मूनस्टोन का चोर था, लेकिन उसने ये सब बेहोशी की हालत में किया था। लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी बाकी था। अगर फ्रैंकलिन ने हीरा चुराया था तो उसके बाद हीरा गया कहाँ? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए फ्रैंकलिन एक अजीब फैसला लेता है। वो उसी कमरे में उसी वक्त उसी तरह का नशा दोबारा लेने का फैसला करता है जैसा उसने चोरी वाली रात लिया था। उसका एक दोस्त इस एक्सपेरिमेंट में उसकी मदद करता है। नशे के असर में फ्रैंकलिन वही सब करने लगता है जो उसने पहले किया था। वो बेड से उठता है, रेचल के कमरे की तरफ चलता है और मूनस्टोन को अलमारी से निकालता है। अभी वो हीरे को हाथ में लिए हुए ही था कि अचानक उसके सामने एक आदमी आता है और यहाँ पर कहानी का सबसे बड़ा और आखिरी राज खुलता है। वो आदमी कोई और नहीं, गॉडफ्री था। गॉडफ्रे जो हमेशा बहुत शरीफ और सच्चा दिखता था, वही मूनस्टोन का असली चोर था। जब फ्रैंकलिन ने हीरे को अलमारी से बाहर निकाला तब गॉडफ्रे ने उससे वो हीरा ले लिया। अब फ्रैंकलिन को याद आता है कि मूनस्टोन चोरी होने से पहले ही गॉडफ्रे ने उससे हीरा चुराने की कोशिश की थी। गॉडफ्रे को पैसे की बहुत ज़रूरत थी और उस पर बहुत कर्ज था, इसलिए उसने मूनस्टोन चुराकर उसे बेचने का प्लान बनाया था। उसने चोरी की, लेकिन उसे लगा कि कोई उसे चोरी करते हुए देख लेगा, इसलिए उसने हीरे को तुरंत छुपा दिया और बाहर आकर दिखाया कि उसे कुछ पता ही नहीं। इसलिए जब फ्रैंकलिन ओपियम के नशे में हीरा चुरा रहा था तो गॉडफ्रे उसके पीछे ही था और उसने हीरे को फ्रैंकलिन से ले लिया। इस तरह से असली चोर तो गॉडफ्रे ही था। कहानी में अब हर चीज़ साफ हो चुकी थी। फ्रैंकलिन चोर नहीं था, रोसन्ना भी चोर नहीं थी। असली गुनहगार गॉडफ्रे था जो सबसे बड़ा शरीफ बनकर घूम रहा था। 3 हिंदू सन्यासी जो सालों से इस हीरे का पीछा कर रहे थे, उन्होंने भी गॉडफ्रे को मूनस्टोन ले जाते हुए देख लिया था। अब वो फ्रैंकलिन को छोड़कर गॉडफ्रे के पीछे पड़ गए थे।
गॉडफ्रे को अब सच पता चल गया था कि सन्यासी उसके पीछे हैं। उसने तुरंत मूनस्टोन को बेचने का फैसला किया। वो जल्दी से एम्स्टर्डम की तरफ निकल गया ताकि वहां वो हीरे को बेचकर पैसे कमा सके। उसने सोचा था कि वो अब सन्यासियों की पहुंच से बाहर है, लेकिन वो गलत था। सन्यासी बहुत ही होशियार और छुपने में माहिर थे। उन्होंने गॉडफ्रे को एम्स्टर्डम के एक गुप्त होटल में ढूंढ निकाला। जब गॉडफ्रे हीरे को बेचने के लिए होटल में बैठा था, तब सन्यासी उसके पास पहुंचे। वहां उनके बीच एक छोटी लड़ाई हुई। सन्यासियों ने गॉडफ्रे से उस मूनस्टोन को वापस ले लिया। इस तरह से सन्यासी अपने सालों की खोज में कामयाब हुए और उनका मकसद पूरा हो गया। सन्यासियों ने मूनस्टोन को लेकर वापस भारत का सफर किया। जब वो मंदिर में पहुंचे तो उन्होंने हीरे को उसके असली मालिक यानी भगवान के पास वापस रख दिया। ऐसा करने से मूनस्टोन के श्राप भी खत्म हो गए। फ्रैंकलिन और रेचल ने एक दूसरे को माफ कर दिया। रेचल को पता चल गया कि फ्रैंकलिन ने जानबूझकर चोरी नहीं की थी और वो दोनों अब एक दूसरे से और भी ज्यादा प्यार करने लगे और उनकी शादी हो गई। गॉडफ्रे की असलियत सबके सामने आ गई और उसके बुरे काम का फल उसे मिला। रोसन्ना की मौत का राज भी खुल गया। उसने फ्रैंकलिन को बचाने के लिए अपनी जान दी थी। द मूनस्टोन की कहानी का अंत उसके असली घर यानी मंदिर में वापस जाने से होता है। इसी तरह द मूनस्टोन की कहानी पूरी होती है। इससे हमें सीख मिलती है कि सच और न्याय की हमेशा जीत होती है। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।